तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। सर आप ब्रेक में क्या खाते हो? जनरली कभी कभी सैंडविच, ठीक है, ब्रेड बटर और साथ में अपन कॉफी वगैरह ले लेते हैं। आओ जी स्टार्ट करें। कहाँ थे हम? मैंने आपको कहा था कुछ थ्रेट्स है इंडिपेंडेंस को लेके, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो गया, सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो गया, एडवोकेसी थ्रेट हो गया, फेमिलियरिटी थ्रेट हो गया और इंटिमिडेशन थ्रेट हो गया। बट अल्टीमेटली इन थ्रेट्स का हमारे पास एक जुगाड़ है। वी कैन एक्चुअली अप्लाई सेफ गार्ड्स ऑफ इंडिपेंडेंस। सर क्या है सेफ गार्ड्स? आओ मेरे साथ रीड करो, अभी फटाफट सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। क्विकली फोकस है, इधर देखो। फॉर द पब्लिक टू हैव कॉन्फिडेंस इन द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, ताकि पब्लिक का क्वालिटी ऑफ ऑडिट में कॉन्फिडेंस बना रहे, ये जरूरी है। इट्स एसेंशियल दैट द ऑडिटर शुड ऑलवेज बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटीज दे आर ऑडिटिंग। ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। सर इंडिपेंडेंट के लिए क्या चाहिए? उसको चाहिए चाबी। सर उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए चाबी। चाबी माने की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। सर की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे क्या? क्या आपको याद है अभी हमने की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़े थे, जो कोई भी प्रोफेशनल में होने चाहिए? हिंट दे दी मैंने तुमको। ऐसे प्रिंसिपल्स जो कोई भी प्रोफेशनल में होने चाहिए। सर कोई का क्या मतलब था? सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, ओ फॉर ऑब्जेक्टिविटी, आई फॉर इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल का क्या मतलब था? सर प्रोफेशनल का मतलब है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर और प्रोफेशनल बिहेवियर। इस तरह से हमने 5 प्रिंसिपल डिस्कस करे थे। सर ये किसकी बात कर रहा है? ये बात करता है इंटीग्रिटी की, ये बात करता है ऑब्जेक्टिविटी की, बट बाकी सारे है ही नहीं। तो सर हम क्या बोले? आप बोलना अयो, बाकी सारे कहां गए? समझ में आ रही है बात? हमने तो 5 याद किए थे ना सर, 5 में तो सिर्फ यहां 2 हैं। तो आप क्या बोलोगे? अयो, बाकी सारे कहां चले गए? तो सर यहां नया कौन आ गया? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो अभी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इसके बाद में आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है, इन केस अगर आपको इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी है तो आपके पास चाहिए आपको की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यानी अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अयो यानी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आप ध्यान में रखना, जब भी आप कोई काम एक्सेप्ट करो, चेक कर लेना इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई थ्रेट तो नहीं है। अगर इंडिपेंडेंस के ऊपर थ्रेट है, देन डिजिस्ट फ्रॉम द टास्क और पुट इन प्लेस सेफगार्ड्स दैट एलिमिनेट देम। यानी अगर आपको लग रहा है इंडिपेंडेंस के ऊपर थ्रेट है, तो या तो आप काम को एक्सेप्ट मत करो या फिर वहां पे सेफगार्ड अप्लाई करो। सर सेफगार्ड अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। ऑडिटर इज अनेबल to fully implement the credible and adequate safeguards. So if the auditor is unable to implement the safeguards, then in that case he should not accept the work. सच्ची सच्ची दिल पे हाथ रख के बताना, सच्ची सच्ची दिल पे हाथ रख के बताना, क्या इस पूरे आंसर में कोई सेफगार्ड मिला या नहीं मिला? जल्दी से बताओ, क्या इस पूरे आंसर में कोई सेफगार्ड मिला या नहीं मिला, या फिर इन लोगों ने घुमा फिरा के हमको बुद्धू बना दिया? जल्दी से बताना, व्हाट डू यू फील? हेडिंग लिखिए सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस, आईसीआई के स्टडी मटेरियल का टॉपिक है, बट पूरा टॉपिक घूम लिया। क्या आपको कोई सेफगार्ड मिला क्या? डिड यू फाइंड एनी सेफगार्ड? नहीं मिला? तो आपने भी एग्जामिनर को बुद्धू बना के आना, आपने भी एग्जामिनर को बुद्धू बनाना है। सबसे पहले बोलो कि ऑडिट की क्वालिटी के लिए, फॉर द पब्लिक टू हैव कॉन्फिडेंस इन द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, ठीक है, ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट। अब सर ये इंडिपेंडेंट बनेगा कैसे? इसके पास होनी चाहिए चाबी। चाबी यानी की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ठीक है, ड्रॉ करना मेरे साथ, की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। अब सर की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं? अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सर अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब ऊपर लिखा हुआ है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अब इसने बोला कि अगर यहां पे कोई थ्रेट है,
बिफोर टेकिंग एनी वर्क चेक कर लेना दैट देयर शुड नॉट बी एनी थ्रेट। जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो, बिफोर टेकिंग एनी वर्क चेक इफ थ्रेट एग्जिस्ट। अगर थ्रेट एग्जिस्ट करता है तो दो काम आप कर सकते हो, या तो आप डिजिस्ट करो फ्रॉम द टास्क, या फिर आप सेफगार्ड अप्लाई करो। इन दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो, इन दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो। इफ सेफगार्ड अप्लाई करना इज नॉट पॉसिबल, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाई द सेफगार्ड्स, then in that case don't accept the engagement। आप उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो फटाफट इसको ड्रॉ करो और पूरा का पूरा जो हमने बनाई है मेथोडोलॉजी, इसको रीड करो, आंखें बंद करके रिकॉल करो। आई एम श्योर हो जाएगा। ये आपका आरटीपी का क्वेश्चन है, आरटीपी नवंबर 22। प्लीज लर्न इट राइट नाउ। Come on, be fast. Last 1 minute. चलिए सर, आई बात समझ? क्लियर है? अब सर हमने ना स्टार्ट किया था एक टॉपिक के साथ जिसका नाम क्या था, हमने एक टॉपिक के साथ स्टार्ट किया था जिसका नाम था एसए 200। ठीक है, एसए 200 से पहले भी हम एक ऑडिटर की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, वहां पे लिखा था इंडिपेंडेंट। उस इंडिपेंडेंट के बाद आपने हमको बताया इंडिपेंडेंस के लिए 5 प्रिंसिपल्स चाहिए जो कोई भी प्रोफेशनल में होने चाहिए: कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी। देन वी डिस्कस्ड अबाउट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर और प्रोफेशनल बिहेवियर। सर इनके ऊपर कुछ थ्रेट्स हैं, हमारी बॉडी में भी थ्रेट्स हैं। उन थ्रेट्स को कौन दूर भगाता है? साफी। साफी का क्या मतलब था? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट। ठीक है, ये सारे थ्रेट्स के मतलब हमने डिस्कस करे, एग्जांपल डिस्कस करे। अब सर इन थ्रेट्स को दूर भगाने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन भी है, और मजे की बात है हम सॉल्यूशन की बात ही नहीं करते। पहले तो हम बोलते ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि पब्लिक का कॉन्फिडेंस बने ऑडिट रिपोर्ट में, तो ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फिर आप बोलते हो इंडिपेंडेंस कैसे आएगी? चाबी चाहिए। सर चाबी का मतलब है की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। जब भी आप ऑडिट एक्सेप्ट करोगे चेक कर लेना कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए। इफ द थ्रेट एग्जिस्ट, या तो उसको एलिमिनेट करो या उसके लिए सेफगार्ड लगाओ। कम ऑन, या तो उस थ्रेट को दूर भगाओ या हम उसके लिए सेफगार्ड लगाएंगे। सर अगर सेफगार्ड अप्लाई नहीं कर पा रहे देन यू विल नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट एंगेजमेंट। क्या ये बातें समझ में आ गई? आ गई सर। अब आता है हमारा सबसे अनोखा सबसे प्यारा, अब आता है सबसे अनोखा सबसे प्यारा एसए 200। सर एसए 200 क्या कहते हैं, आओ देखते हैं। मेरे साथ साथ लिखना अपनी नोटबुक में एसए 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा हमारा ऑडिटर कैसा हो। सर इंडिपेंडेंट ऑडिटर हो। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड सर इसके दो पार्ट्स हैं: कंडक्ट ऑफ ऑडिट
conduct of audit in accordance with standards on auditing। यानी ये ऐसे बोलता है कि ऑडिटर चाहता क्या है जिंदगी में। अगर ऑडिटर ने कोई क्लाइंट पकड़ा है, उस क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है, तो व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर, एंड सर उस ऑब्जेक्टिव को वो अचीव कैसे करेगा? बाय कंडक्टिंग द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो सबसे पहले आई अंडरस्टैंड आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी कि सर व्हाट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। तो आओ इसको रीड करें। कह रहा है इन कंडक्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर आर टू ऑब्टेन अ रीजनेबल अश्योरेंस। द रीजनेबल अश्योरेंस किस चीज को लेके? दैट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर। सर इससे क्या होगा? अगर आपको रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, भले ही फ्रॉड हो या एरर की वजह से हो, आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाओगे। आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाओगे दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। सर रीड तो आपने पूरा करा दिया, बोल के भी आपने पूरा बता दिया, समझ में हमको कुछ भी नहीं आया। धीरे धीरे प्यार से समझते हैं, सारी बातें समझ में आएंगी। यहां आपका ऑडिट का बेस बनेगा, यहां आपका ऑडिट का बेस बनेगा। प्लीज अपना पूरा फोकस अब यहां पे रखना। सबसे पहले मैंने आपको बोला क्या चाहिए? रीजनेबल अश्योरेंस। ठीक है, क्या यही मेरा सबसे पहला पॉइंट था? आंसर इज यस। अब सर सवाल उठता है रीजनेबल अश्योरेंस क्या है? मेरे साथ साथ लिखना। It's a high but not an absolute assurance. रीजनेबल अश्योरेंस मींस हम एक लेवल पे आपको कंफर्ट दे देंगे, हम एक लेवल पे आपको कंफर्ट दे देंगे, बट गारंटी नहीं दे सकते। गारंटी नहीं दे सकते। सर किस चीज को लेके गारंटी नहीं दे सकते? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। सर एक बात बताओ, आप हमको एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं दे रहे? आप हमको एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं दे रहे? आप हमको हाई अश्योरेंस से काम क्यों चलवा रहे हो? बिकॉज ऑडिटर के हाथ बंधे हुए हैं। जो हमारा ऑडिटर है उस बेचारे के हाथ बंधे हुए हैं, उसकी भी कुछ कमजोरियां हैं। रीजन फॉर रीजनेबल अश्योरेंस, what is the reason for reasonable assurance? Sir, the reason is inherent limitations of auditing. सर क्या है ये inherent limitations of auditing? What are the inherent limitations of auditing? आओ तुमको मैं सिखाता हूं, मजा आ जाएगा तुमको पूरा inherent limitations पढ़ के। जल्दी से आओ मेरे साथ। These are the inherent limitations. सर क्या कहता है? ऊपर वाली लाइन अभी मत पढ़ना, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, मेरे साथ साथ पढ़ना। इनहेरेंट लिमिटेशंस कहां से आती है? पहले तो कहता है जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आप ऑडिट कर रहे हो उसी में कमियां है। कह रहा है ऑडिटर के ऊपर तो तुम सवाल उठाओ, ये तो बाद की बात है ना। जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आप ऑडिट कर रहे हो उनमें कमी है। कहता है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं दे इन्वॉल्व जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। राइमिंग है। दे इन्वॉल्व जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट की जजमेंट क्यों लग रही है? कई बार उनको अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाने पड़ते हैं। आपने देखा होगा ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकाउंट्स में जब आप पढ़ते हो तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनते हैं, प्रोविजंस बनते हैं। तो वो प्रोविजन बनाया कैसे जाता है? सर ये मैनेजमेंट की जजमेंट होती है, एंड जजमेंट कैन नेवर बी 100% राइट। तो जो चीज 100% राइट नहीं है, मैं उसके ऊपर कैसे किस बिना पे उसमें गारंटी दे दूं कि वो सही होगी? तो यू नीड टू रिमेंबर कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इस तरह से है कि आप उसकी गारंटी नहीं दे सकते कि वो सही है या गलत। तो यही पॉइंट है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व जजमेंट बाय द मैनेजमेंट इन अप्लाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटिटीज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क।
सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाता है, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कई बार उसको जजमेंट बनानी पड़ती है। इन एडिशन कई बार हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्जेक्टिव डिसीजंस लिए जाते हैं एंड देयर इज अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। एग्जाम्पल, आपको पता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें एक गोइंग कंसर्न अजम्पशन यूज होती है। हाँ सर, अगर कल को मैं बोलूं मैनेजमेंट की जो फैक्ट्री है उसमें आग लग जाती है एंड दैट फैक्ट्री इज नॉट इंश्योर्ड, क्या एंटिटी कल के कल बंद हो जाएगी? आंसर इज यस। बट आप तो गोइंग कंसर्न के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, तो कई सारी असेसमेंट्स हैं, कई सारे सब्जेक्टिव डिसीजंस हैं एंड देयर इज अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, जिस वजह से आप गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम करेक्ट है। ठीक है, एंड देयर मे बी अ रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल इंटरप्रिटेशन एंड जजमेंट, जहां पे भी जजमेंट लगती है वहां आप एक रीजनेबल सोच के साथ आगे बढ़ सकते हो। तो इस पॉइंट में बस इतना याद रखना, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जजमेंट बाय द मैनेजमेंट एंड कहीं ना कहीं देयर इज अ एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। इन 3-4 कीवर्ड्स को बस आपने ध्यान में रख के चलना है। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। क्या पहला पॉइंट समझ में आया? हमने अपने ऊपर बात नहीं ली, सीधा हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर बात डाल दी। अब सर ऑडिटर की बात करते हैं। नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर कह रहा है मेरे हाथ बंधे हुए हैं। सर क्यों बंधे हुए हैं? मुझे ऑडिट करना है। ठीक है, जब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोले तो उसमें बैंक का बैलेंस आ रहा था, उसमें डेटर का बैलेंस आ रहा था, उसमें इन्वेंट्री का बैलेंस आ रहा था। अब ये सारे बैलेंस चेक करने के लिए मुझे मैनेजमेंट से एविडेंस लेना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये बैलेंस सही है कि नहीं। हो सकता है मैनेजमेंट मेरे को कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दे। आई एम डिपेंडेंट ऑन द मैनेजमेंट की मैनेजमेंट मेरे को पूरी बात बताएगी ही नहीं। और हो सकता है क्योंकि मैनेजमेंट मुझे पूरी बात ना बताए। सर मैनेजमेंट पूरी बात क्यों नहीं बता रही? आप सोच सकते हो ऐसा। Why is management hiding the facts from me? सर क्योंकि मैनेजमेंट के मन में चोर है। क्योंकि मैनेजमेंट के मन में चोर है इसलिए मैनेजमेंट आपसे ये बातें छुपा रही है। सर चोर किसके मन में होता है? जो फ्रॉड करता है। जो बंदा फ्रॉड करता है उसी के मन में चोर होता है। एंड सर फ्रॉड क्या है? सोची समझी चाल। अगेन व्हाट इज फ्रॉड? सर इट इज अ सोची समझी चाल। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स। तो 2 पॉइंट आपने ध्यान में रखने। सबसे पहले तो ऑडिटर इज डिपेंडेंट ऑन द मैनेजमेंट, सो द मैनेजमेंट may not provide the complete information which is relevant for the preparation and presentation of financial statement that has been requested by the auditor. Second case, sir, why is the management hiding the information? Why is the management not providing the information? Because फ्रॉड है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया? फ्रॉड विच में इन्वॉल्व सोची समझी चाल, इन इंग्लिश सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स। क्या आपके मन में ये नहीं आ रहा सर फ्रॉड को पकड़ लो? किस किसके मन में आ रहा है सर इस फ्रॉड को पकड़ लेते हैं ना? जल्दी से बताओ। क्या आपके मन में आ रहा है सर फ्रॉड है तो पकड़ लो ना? आपको रोक कौन रहा है फ्रॉड पकड़ने से? क्या कहते हो, पकड़ ले फ्रॉड को? What do you say? पकड़ लो सर, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। ऐसे कैसे पकड़ ले? ऐसे कैसे पकड़ ले? भाई साहब ये ऑडिट है, इन्वेस्टिगेशन नहीं। ये ऑडिट है, इन्वेस्टिगेशन नहीं। मेरे पास इन्वेस्टिगेटर वाली पावर्स नहीं है। तो यही पॉइंट यहां लिखा है दैट ऑडिट is not an investigation into an alleged wrongdoing. सर alleged wrongdoing यानी अभी हमारे पास कोई केस नहीं है, अभी हमारे पास कोई केस नहीं है जिसको हम सॉल्व करने आए हैं। किसी ने बोला नहीं है कि चोरी हुई है, तो जब तक कहीं लिखा नहीं है कि चोरी हुई है तो हम चोर को पकड़े कैसे? alleged wrongdoing यानी किसी ने बोला हो कि हाँ यहां पे गड़बड़ है, दया पकड़ो, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। आप जब ऑडिट करने जाते हो तो एकदम साफ मन के साथ करते हो। आप ये मान के चलते हो कि हाँ ये लोग अच्छे हैं, इन्होंने ठीक से काम किया होगा, सही से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए होंगे और मैं रीजनेबल एश्योरेंस लूंगा और अपने घर आ जाऊंगा। आप कभी ये नहीं सोचते कि यहाँ पे फ्रॉड होगा ही होगा। तो याद रखना, ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन इनटू अ एलिज्ड रॉन्गडूइंग। यहाँ पे कोई केस नहीं चल रहा जिसको आप सॉल्व करने आए हो। अकॉर्डिंगली हमारे पास वो लीगल पावर्स भी नहीं है जो सर्च वाली इन्वेस्टिगेशन में अवेलेबल होती है। So these are the three problems with the nature of audit procedures. First of all,
जिस मैनेजमेंट पे हम डिपेंडेंट है वो हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देगी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। सेकंड केस, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दे रही? क्योंकि उसके मन में चोर है, दैट इज अ फ्रॉड इज देयर, एंड अ फ्रॉड इज अ सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम, दैट इज अ सोची समझी चाल। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, एग्जामिनर इन्हीं को देखता है पेपर में। एंड लास्ट पॉइंट इज सर, फ्रॉड को पकड़ लो ना, कैसे पकड़ ले? ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन इनटू अ एलिज्ड रॉन्ग डूइंग। एलिज्ड रॉन्ग डूइंग यानी कोई केस नहीं चल रहा जिसको हम सॉल्व करने आए हैं, हम ऑडिट करने आए हैं। हमारे पास लीगल पावर्स नहीं है जो होती है इन्वेस्टिगेटर के पास। 3 पॉइंट है, 2 मिनट है, फटाफट याद करो, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आरटीपी नवंबर 21, आरटीपी नवंबर 22। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते हैं कौन सा बच्चा फर्स्ट आ। शुरू हो जाओ गुरु, शुरू हो जाओ। बच्चा कह रहा है क्या पी रहे हो? मैं रूह अफ़ज़ा पी रहा हूं। ठीक है, जल्दी से करो और मुझे बताओ। आईसीआई ना आपको ये वाली लाइन दे देगा, देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन एविडेंस, एक्सप्लेन। खत्म कहानी। तो आपने यही 3 पॉइंट्स लिखने हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मन में ही रिकॉल करना है, मन में ही रिकॉल करना है, बोल बोल के, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। शाबाश 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 शाबाश। वेरी गुड। चलो सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। काफी सारे बच्चों ने कहा सर अब अपन ने लर्न कर लिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। सर थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है कहीं ना कहीं आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। सर बैलेंस किस में मेंटेन करना पड़ेगा? बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड कॉस्ट। जब मैं ऑडिटर को अपॉइंट करता हूं तो मेरा खर्चा होता है, कंपनी कहती है जब मैं ऑडिटर को अपॉइंट करती हूं मेरा खर्चा होता है, और ऑडिटर जितना टाइम मेरे साथ बिताएगा उतना मेरे से पैसे लेके जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप सारी ट्रांजैक्शन तो चेक कर नहीं सकते। एज एन ऑडिटर एंटिटी की करोड़ों ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक एक ट्रांजैक्शन को चेक करने बैठूंगा तो सालों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे तो सालों की फीस भी चार्ज करनी पड़ेगी। अब इतने साल की फीस क्या क्लाइंट दे पाएगा क्या? नहीं सर। तो कहीं ना कहीं यू नीड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट ऑफ ऑडिट एंड द कॉस्ट ऑफ ऑडिट। सर दूसरा पॉइंट, एक बात और याद रखना, एक बात और याद रखना। एक ऑडिटर क्या कहता है सर? एक ऑडिटर कहता है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे ऑडिट में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। क्या ये सही बहाना है? क्या ये सही बहाना है टू नॉट ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस? जल्दी से बताओ, क्या ये सही बहाना है टू नॉट ऑब्टेन एनी ऑडिट एविडेंस? प्लीज लेट मी नो। कह रहे बड़ी मेहनत लग रही है, बड़ी मेरे से कठिनाई हो रही है, बहुत टाइम लग रहा है, बहुत खर्चा हो रहा है मेरा ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करने में। तो क्या ये सही बहाना है? नहीं, नो बेबी नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर। क्यों? अरे आपको डिफिकल्टी हो रही है तो लगाओ ना, अगर आपको टाइम लग रहा है तो लगाओ ना, अगर आपकी कॉस्ट लग रही है तो लगाओ ना। बट आप बिना ऑडिट एविडेंस के, बिना ऑडिट एविडेंस के कैसे ऑडिट कर लोगे? बिना ऑडिट एविडेंस के कैसे ऑडिट कर लोगे? बिल्कुल सही कहा आपने, आलसी ऑडिटर। तो अगर कोई आलसी ऑडिटर है, वो कह रहा है डिफिकल्टी हो रही है, टाइम लग रहा है, कॉस्ट लग रही है, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं नालायक। डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट, देखो क्या लिखा है, मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट इज नॉट अ वैलिड बेसिस, ये एक वैलिड बहाना नहीं है टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर फॉर विच नो ऑल्टरनेटिव इज अवेलेबल। यानी अगर मैं किसी प्रोसीजर के थ्रू एविडेंस कलेक्ट करता हूं और उस प्रोसीजर में बड़ी मेहनत लग रही है तो सर आप कोई और प्रोसीजर से कर लो,
नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। तो अगर कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है तो आपको वही ऑडिट प्रोसीजर करना पड़ेगा, चाहे आपकी टाइम जाए, चाहे आपका कॉस्ट लगे, या फिर आपको डिफिकल्टी हो। इसको सर हम कैसे याद करते हैं? दिल्ली में ट्रेवल करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सी बसेस से है? डीटीसी बसेस से। हमारे यहां दिल्ली में डीटीसी बसेस चलती है, तो याद रखना, अगर ऑडिटर को डीटीसी में ट्रेवल करना पड़ रहा है, यानी उसको डिफिकल्टी और ये टाइम लग रहा है या कॉस्ट लग रही है, तो वो एक वैलिड बेसिस नहीं है टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर जिसका कोई भी ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। सर इसके बाद इन्होंने एक बात और बोली, अगर मैं आपको बोलता हूं एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है सर, इन 12 महीने के हिसाब से, इन 12 महीने के हिसाब से अगर आपको मैं बोलूं मेरे पास दो इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन है मार्च 2023 की, एक इंफॉर्मेशन है अगस्त 2022 की, आप किस पे रिलाय करोगे? कौन सी इंफॉर्मेशन आपको लगता है ज्यादा रिलायबल है? सोच के बताना, सोच के बताना, विच इंफॉर्मेशन इज मोर रिलायबल, मार्च 23 और अगस्त 22? कम ऑन। फील है, पता है ऑडिट इज ऑल अबाउट फील। अगर आपने सही फील पकड़ लिया, आप सही आंसर दे दो। सबने बिल्कुल सही कहा सर, मार्च 23। क्यों किया तुमने डिस्क्रिमिनेशन? क्यों किया डिस्क्रिमिनेशन? व्हाई डिड यू डू द डिस्क्रिमिनेशन? हमने मार्च 23, मार्च 23, अरे यार मार्च 23 ले रहा हूं ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेट्स से मेरे पास इंफॉर्मेशन है दिसंबर 22 की। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, मार्च 23 आया नहीं है इसलिए तुम गड़बड़ कर रहे हो, जल्दी से बताओ। दिसंबर 22 और अगस्त 22, दो इंफॉर्मेशन है, दोनों में से आप किसको कंसीडर करोगे? यशस्वी ने बिल्कुल सही बोला सर, हम लेटेस्ट के साथ जाएंगे, हम लेटेस्ट के साथ जाएंगे। हम लेटेस्ट के साथ क्यों जाते हैं? क्योंकि हम इसमें बिलीव करते हैं, क्योंकि हम इसमें बिलीव करते हैं। यस, मार्च की क्योंकि लेटेस्ट थी तो मैंने अभी दिसंबर ले लिया। अब तुम दिसंबर के साथ क्यों जा रहे हो? क्योंकि दिसंबर लेटेस्ट है। क्या आप भी ये मानते हो कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता है इंफॉर्मेशन की वैल्यू कम होती जाती है? क्या आप भी ये मानते हो? आंसर इज यस। तो जब मैं ऑडिट करता हूं तो क्या मैं ऑडिट पूरे साल करता हूं या साल के एंड में आता हूं? सर आप साल के एंड में आते हो। जब ऑडिटर आता है वो साल के एंड में आता है, वो साल के स्टार्टिंग में तो होता ही नहीं। और उसको जो इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर उसको टेस्ट करना है इंटरनल कंट्रोल्स, जो हमारा ऑडिटर है, ध्यान से समझना, जो हमारा ऑडिटर है वो एंटिटी के प्रोसेसेस को टेस्ट करना चाहता है। अब ये जो प्रोसेसेस की टेस्टिंग है, ये उसको इंश्योर करनी कि 12 महीने इन प्रोसेसेस ने काम ठीक किया हो। तो एक लेवल पे अगर मैं बोलता हूं मार्च का एविडेंस अवेलेबल है, साल के एंड के हिसाब से बताना, और या फिर इसके पास अगस्त का एविडेंस अवेलेबल है, तो मार्च का इज कंसीडर्ड टू बी मोर रिलायबल बिकॉज ये लेटेस्ट एविडेंस है। इस टाइम पे प्रोसेसेस अगर ठीक चल रहे तो बढ़िया है, पर अगर मैं बोलूं अगस्त का एविडेंस है, उस पे मैं इतना रिलाय नहीं कर पाऊंगा। तो ये भी एक ऑडिटर की लिमिटेशन है कि अगर अगस्त के प्रोसेसेस चेक करने हैं तो आप अगस्त में जाके ऑडिट नहीं कर सकते, आप साल के एंड में ही करोगे। क्योंकि आप साल के एंड में कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अगस्त की इंफॉर्मेशन उतनी रिलायबल नहीं होगी जितनी मार्च की होगी। एंड दिस इज द पॉइंट विच इज रिटन हियर, रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन thereby its value tends to diminish over a period of time. Therefore, there needs to be struck a balance between the reliability and the cost. अगर मैं पूरे साल ऑडिट करूं, पूरे साल के प्रोसेसेस चेक करूं, आपको नहीं लगता कॉस्ट बढ़ जाएगी? आंसर इज यस। बट अगर मैं सिर्फ मार्च के प्रोसेसेस चेक करूं और उसके बेसिस पे मैं अगस्त का ओपिनियन दूं, क्या ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत फीलिंग नहीं दे रहा? आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं सिर्फ मार्च के प्रोसेसेस चेक कर रहा हूं और उसके बेसिस पे ओपिनियन बना रहा हूं कि हाँ पूरे साल प्रोसेसेस सही चल रहे होंगे, क्या मैं एक रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा हूं? फील आ रही है रीजनेबल अश्योरेंस की? गेटिंग द पॉइंट? यही पॉइंट आपने समझना है कि क्योंकि मैं साल के एंड में आता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन द टाइमिंग ऑफ दैट इंफॉर्मेशन एंड द कॉस्ट जो ये ऑडिट की इंकर करके चल रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज अदर मैटर्स। सर ये अदर मैटर्स क्या है? चार ऐसे एरियाज है जहां पे इनहेरेंट लिमिटेशंस का दबाव सबसे ज्यादा है, जहां पे गलतियां पकड़ना सबसे मुश्किल है। सर ये कौन से एरियाज है? ध्यान से समझना। इन सर्टेन सब्जेक्ट मैटर्स,
कुछ ऐसे मैटर्स है जहां पे लिमिटेशंस ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज सिग्निफिकेंट। सर कौन से ऐसे एरियाज है? पहली बात तो फ्रॉड, एंड ये फ्रॉड भी ऐसा वैसा फ्रॉड नहीं है, सीनियर मैनेजमेंट का फ्रॉड है। सर सीनियर मैनेजमेंट में ऐसा क्या है जो इस फ्रॉड को इतना खास बना रहा है? अगर कोई इंप्लॉय फ्रॉड करेगा तो मैनेजमेंट पकड़ लेगी, बट अगर मैनेजमेंट ही फ्रॉड करे तो कौन पकड़ेगा? इसीलिए ये फ्रॉड खास है। सेकेंड केस, कॉल्यूजन। एक बंदा फ्रॉड करे या दो बंदे मिलके फ्रॉड करे, दोनों में से किसको पकड़ना आसान है? सर इसको पकड़ना आसान है। जब दो लोग मिलके फ्रॉड करते हैं तो इसको पकड़ने में काफी मुश्किल होगी। देन अगेन इस केस में इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग ज्यादा होगी। तो फ्रॉड भी कौन सा फ्रॉड है? सर पहले तो सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, और दूसरा केस दो लोग मिलके फ्रॉड कर रहे हैं, यानी देयर इज कॉल्यूजन। अब सर ऑडिट में ना जहां जहां फ्रॉड की बात होगी हम बात करेंगे रिलेटेड पार्टी की, यानी एंटिटी अकेले अकेले फ्रॉड नहीं करती, रिलेटेड पार्टी के साथ मिलके करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग द रिलेटेड पार्टी। क्या आपने रिलेटेड पार्टी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा? AS 18 वो कहते हैं जितनी भी रिलेटेड पार्टी आपकी है उनका डिस्क्लोजर होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और उनके साथ आपने साल में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करी हैं उनका भी डिस्क्लोजर होना चाहिए, उनका जो साल के एंड में बैलेंस है उसका भी डिस्क्लोजर होना चाहिए। अब एक बात बताओ, मुझे पता कैसे चलेगा रिलेटेड पार्टी कौन है? सर मैनेजमेंट बताएगी। हो सकता है मैनेजमेंट मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दे। सर क्यों नहीं दे रही? क्योंकि मैनेजमेंट के मन में चोर है, क्योंकि मैनेजमेंट फ्रॉड है। तो फ्रॉड से आप अगला पॉइंट यही कनेक्ट करेंगे दैट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस की एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस पकड़ना मुश्किल है। अब ध्यान से सोच के बताना, एक एंटिटी फ्रॉड करती है, फ्रॉड किसके साथ मिलके? रिलेटेड पार्टी के साथ मिलके। तो क्या वो लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई कर रही है या नॉन कंप्लायंस? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। इफ एन एंटिटी इज डूइंग फ्रॉड along with a related party, it is complying or non complying? Quickly let me know. पूरी इंटरलिंकिंग से 4 नंबर दिलवाऊंगा आपको, जल्दी से मुझे बताओ बस, क्या ये कंप्लायंस है या नॉन कंप्लायंस है? Non compliance. Very, very good. So the next point is occurrence of the non compliance with laws and regulation. And sir जहां भी non compliance होगी कंपनी के ऊपर इतनी भारी पेनल्टी लगेगी कि इसका गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो जाएगा। इतनी भारी पेनल्टी लगाएगी गवर्नमेंट कि ये एंटिटी कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। सो द लास्ट पॉइंट इज फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन that may cause an entity to cease to continue as a going concern। तो यही 4 पॉइंट्स को आपने रिलेट करके पढ़ना है। सबसे पहले फ्रॉड, फ्रॉड किसके साथ? रिलेटेड पार्टी, दैट इज अ नॉन कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन। एंड फोर्थ पॉइंट इज जब इतनी भारी पेनल्टी लगेगी तो क्या अफेक्ट होगा? गोइंग कंसर्न। टू अंडरस्टैंड द लास्ट पॉइंट बस इतना याद रखना, क्या एज एन ऑडिटर आप गारंटी दे सकते हो कि एंटिटी विल फॉरएवर कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न? क्या कल को फैक्ट्री में आग नहीं लग सकती? क्या सर लग सकती है। कल को एंटिटी का कोई डेटर का दिवाला निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप गोइंग कंसर्न की गारंटी नहीं दे सकते कि एंटिटी विल ऑलवेज कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो यहां पे भी इनहेरेंट लिमिटेशन ज्यादा है। तो समझने के लिए बस आप इतनी बात समझो, इंटरलिंकिंग बस करके चलना। फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी, दैट इज अ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, और इतनी भारी पेनल्टी लगेगी कि गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो जाएगा। फटाफट ये चारों अदर मैटर्स वाले पॉइंट याद करो। पूरे ऑडिट में मैं आपको इनको इंटरलिंक करा के ले चलूंगा। अभी के अभी ये चारों पॉइंट्स को आपने याद रखना है। भले ही पानी के 2 घूंट लगा लो, भले ही पानी के 2 घूंट लगा लो, बट प्लीज याद करके मुझे बता दो।
लास्ट 1 मिनट जल्दी से। वेरी गुड सुरेश, क्या बात है दोस्त, सबने एकदम डन डना डन डन के मैसेजेस भेज दिए। चलो जी आगे बढ़े, चलो जी अब हम आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे सर किसके साथ? लेट्स कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। सर क्या कह रहे हैं? DEF and company CA successfully carried out the audit of Shri Garments for the financial year 29-20। ठीक है, after the completion of audit there were found material misstatements due to fraud in the financial statement. These material misstatements were not noticed and reported by the auditor. मैनेजमेंट कहती है ऑडिटर खराब है, मैनेजमेंट कहती है ऑडिटर खराब है, क्या मैनेजमेंट सही है? सर नहीं, हमने अभी अभी पढ़ा कि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग की वजह से सारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं पकड़ी जा सकती। ड्यू टू द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट देयर इज अ अनअवॉइडेबल रिस्क, एक ऐसी रिस्क है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, दैट सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट बी डिटेक्टेड इवन दो जो हम अपना ऑडिट कर रहे हैं इट इज इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अगर कल को जाके आपको कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलती है फ्रॉम फ्रॉड और एरर, इसका मतलब यह नहीं है कि हमने अपना ऑडिट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से नहीं किया। बट सर एक बात और बताओ, क्या इनहेरेंट लिमिटेशन का यह भी मतलब है कि वी कैन सेटल विदाउट एन एविडेंस? जल्दी से बताना, क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस का यह मतलब है कि आप एविडेंस ही ना कलेक्ट करो? द आंसर इज नो। एंड लास्ट लाइन में इन्होंने यही लिखा है, inherent limitations are not a justification for the auditor to be satisfied with less than persuasive audit evidence. Sir, persuasive evidence means audit evidence which helps you, you can say, address an assertion. अब सवाल उठता है सर ये assertion क्या है? अब सवाल उठता है सर ये अजर्शन क्या है? अजर्शन का मतलब है मैनेजमेंट की फीलिंग्स। सर मैनेजमेंट की फीलिंग्स यानी मैनेजमेंट की जो रिप्रेजेंटेशंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको अजर्शन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको कहता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक बैंक बैलेंस आ रहा है जिसकी वैल्यू है 1000 रुपए, ठीक है, मैनेजमेंट ने बस इतना लिख के छोड़ दिया। अब आप इससे क्या क्या समझ सकते हो? सर हम इससे यह समझ सकते हैं कि 1000 रुपए का बैलेंस एग्जिस्ट करता है। 1000 रुपए के बैलेंस के ऊपर एंटिटी की राइट है। ये जो 1000 रुपए ये कंप्लीट है, यानी इस 1000 रुपए के अलावा बैंक में कोई और पैसे नहीं पड़े हुए, प्लस इस 1000 रुपए की वैल्यू भी करेक्ट है। यानी सिर्फ बैंक बैलेंस के आगे 1000 रुपए लिखने से मैनेजमेंट ने इतनी बातें कह दी जो मैंने समझ ली। क्या आप भी ये बातें समझना चाहते हो? हाँ सर, इन्हीं बातों को कहते हैं अजर्शन। यानी मैनेजमेंट ने एक्सप्लिसिटली नहीं कहा, बट मैनेजमेंट के दिल में यही था कि हाँ 1000 रुपए का बैलेंस एग्जिस्ट करता है, 1000 रुपए का जो बैलेंस है उस पर हमारी राइट है। ये जो 1000 रुपए ये कंप्लीट है, इसके अलावा कोई 1000 रुपए हमने, कोई पैसा हमने ओमिट नहीं किया, प्लस दिस वैल्यू इज करेक्ट। इसको ऐसे आप याद रख सकते हो, ERCV करके ध्यान में रख सकते हो। एंड दीज असर्शंस आर नॉट ओनली फॉर द बैलेंस शीट आइटम्स। बैंक बैलेंस क्या है? बैलेंस शीट आइटम्स है, ठीक है। इसी तरह पीएनएल आइटम्स होते हैं। सर पीएनएल आइटम्स को क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शनरी आइटम्स। तो उसको हम बोलते हैं प्यार से क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस। एंड नोट्स टू अकाउंट्स को क्या बोलते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स को बोलते हैं डिस्क्लोजर्स, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स को बोलते हैं डिस्क्लोजर्स। क्या ये बात समझ आई? तो अगली बार जब मैं आपको बोलूं अजर्शन, तो अगर मुझे बैंक बैलेंस की अजर्शन चेक करनी है कि ये बैंक बैलेंस एंटिटी के नाम पे है कि नहीं, एंटिटी के इसके ऊपर राइट है कि नहीं, तो मैं एंटिटी का बैंक स्टेटमेंट देख सकता हूं, या फिर मैं बैंक से कंफर्मेशन ले सकता हूं कि क्या एक्चुअल में एंटिटी का बैंक बैलेंस एग्जिस्ट करता है कि नहीं। क्या ये बात समझ में आई? परसुएसिव एविडेंस का क्या मतलब है? सर ये एविडेंस है जो हमें हेल्प कर रहा है टू एड्रेस एन अजर्शन। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक बैलेंस की अजर्शन चेक करने के लिए मैं क्या एविडेंस लूंगा?
बैंक स्टेटमेंट एज एन एविडेंस ले सकता हूं या बैंक कंफर्मेशन ले सकता हूं टू एड्रेस द असर्शंस ऑफ द बैंक बैलेंस। क्या ये बात समझ में आई? जल्दी से बताओ हां या ना। पता है सीए फाइनल के बच्चों को भी असर्शन का मतलब समझ में नहीं आता। आई होप दिस मीनिंग इज क्लियर टू यू नाउ। किसी को नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लो मेरे से। ये सारी असर्शंस है, एग्जिस्टेंस, राइट, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन। क्लियर है? गॉट इट? यस सर। तो दिस इज ऑल अबाउट इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। क्या आप सीखना चाहेंगे, क्या आप सीखना चाहेंगे कि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग से सामना कैसे किया जाता है? डू यू वॉन्ट टू लर्न हाउ टू? सर फिर से बताओ, फिर से बताओ। देखो ईश और प्रथमेश ध्यान से देखना। बैंक बैलेंस लिखा है मैनेजमेंट ने 1000 रुपए, इसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन? मैनेजमेंट क्या कहना चाहता है 1000 रुपए के बैंक बैलेंस से? सर मैनेजमेंट कहना चाहता है कि 1000 रुपए का बैंक बैलेंस एग्जिस्ट करता है। 1000 रुपए के बैंक बैलेंस के ऊपर एंटिटी की राइट है, यानी ये जो 1000 का बैलेंस है ना, ये एंटिटी के नाम पे, प्रथमेश के नाम पे नहीं है। और ये जो 1000 रुपए है ये कंप्लीट है, इसके अलावा इनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इन्होंने ओमिट किया। एंड द वैल्यू इज ऑल्सो राइट, जितनी अमाउंट इन्होंने लिखी है बिल्कुल सही लिखी है। अब क्या ये बातें इन्होंने एक्सप्लिसिटली बताई है या इंप्लिसिटली? जल्दी से बताओ। आर दीज पॉइंट्स एक्सप्लिसिटली गिवन और इंप्लिसिटली अंडरस्टूड बाय अस? जल्दी से बताओ, कम ऑन। एक्सप्लिसिट है या इंप्लिसिट? मैनेजमेंट ने कहा या तुमने समझ लिया? सर हमने समझ लिया। तो जब आप मैनेजमेंट की दिल की बातें समझ जाते हो तो उसको बोलते हैं इंप्लिसिट। क्या ये एक्सप्लिसिट भी हो सकती है? हाँ हो सकता है। मैनेजमेंट नोट्स टू अकाउंट्स में डाल दे कि हमारे पास बैंक बैलेंस है जो हमारे ही नाम पे है, तो एक्सप्लिसिट हो जाएगा। तो अगेन दिस कैन बी एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट। ये रिप्रेजेंटेशंस है मैनेजमेंट की। दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द मैनेजमेंट जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिलती हैं। These are embodied in the financial statements। बस इतनी सी बात आपने समझनी है, ठीक है? असर्शन यानी मैनेजमेंट की दिल की बातें जो तुम समझ गए। क्या ये पॉइंट समझ में आया? इज दिस क्लियर नाउ? जिसको असर्शन का मतलब अभी तक समझ में नहीं आता, क्या अब जाके असर्शन का मतलब समझ आया? तो ये चीजें ना आपको हेल्प करेंगी इन टेस्टिंग द बैंक बैलेंस। जब आपको बैंक बैलेंस टेस्ट करना है तो इन्हीं असर्शंस की मदद से आप बैंक बैलेंस को टेस्ट करेंगे, ठीक है? Got it? Got it, sir? अब एक बात बताओ सर, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग का तोड़ क्या है? अगर हमको कल को कोई फ्रॉड पकड़ना है तो कैसे पकड़ेंगे? एक ही जवाब है जिसका नाम है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। एक ही जवाब है जिसका नाम है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। यानी अगर आपको ये इंश्योर करना है कोई भी रिलेटेड पार्टी आपके हाथ से ना बिखरे, कोई भी रिलेटेड पार्टी आपके हाथ से ना छूटे, कोई भी फ्रॉड आपसे ना छूटे, कोई भी लॉ और रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस आपसे ना छूटे, यानी आपको सारी बातें पता चलती जाए, तो उसके लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। यही हमको ये टॉपिक सिखाता है। दैट इज द टॉपिक ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सर ये क्या कहता है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज एन एटीट्यूड। सर इस एटीट्यूड में क्या रखना है? क्वेश्चनिंग माइंड। आपके मन में सवाल जवाब चलते रहने चाहिए, साथ ही साथ आप चौकन्ने रहने चाहिए। यू शुड बी अलर्ट to the conditions which can indicate possible misstatements due to error or due to fraud, and critical assessment of audit evidence। सर ये तीनों पॉइंट क्या मतलब है? इन तीनों पॉइंट्स का क्या मतलब है? जल्दी से बताओ। पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 क्या कहना चाहता है सर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? ध्यान से समझना। एकता कपूर नाम की एक बहुत ही फेमस प्रोड्यूसर है, ठीक है? क्या आपने इनके सीरियल्स देखे हैं? हाँ सर। इनके हर सीरियल में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होता है। इनके हर सीरियल में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होता है। यानी एक होती है सर आंटी, एक होते हैं अंकल। जो अंकल होते हैं वो रात को लेट आते हैं घर पे, आंटी उनसे पानी भी नहीं पूछती और अंकल की सफेद शर्ट पे लाल निशान देखती है। अंकल की सफेद शर्ट पे लाल निशान देखती है और अंकल से पूछती है ये लाल निशान आया तो आया कहां से?
अंकल कहते हैं कि मैं आज कैफे गया था तो वहां से केचप गिर गई। आंटी कहती है अच्छा बेटा तू जा अंदर, अभी मैं चेक करती हूँ। फिर वो शर्ट उठाती है और चेक करती है ये एक्चुअल में केचप है या कुछ और। एक्चुअल में ये केचप है या कुछ और, तो सर आंटी क्या कर रही है? आंटी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कर रही है। सबसे पहले तो आंटी अलर्ट थी। अगर आंटी को लाल निशान दिखा, अगर आंटी को लाल निशान दिखा, तो आंटी को लाल निशान दिखा कैसे? सर वो आंटी अलर्ट थी। जब आंटी अलर्ट थी तो उन्होंने सवाल पूछा। उनका माइंड कैसा माइंड? सर क्वेश्चनिंग माइंड। उन्होंने सवाल पूछा कि ये लाल निशान आया तो आया कहां से? हस्बैंड ने बोला केचप गिर गई थी। क्या आंटी मान गई या आंटी ने उसकी क्रिटिकल असेसमेंट करी? सर आंटी ने ना क्रिटिकल असेसमेंट करी। आंटी ने इस एविडेंस की, आंटी ने इस एविडेंस की क्या करी? सर क्रिटिकल असेसमेंट करी और चेक किया क्या ये एक्चुअल में कैचअप है या कुछ और। आई होप आप कुछ और समझ चुके हो। ठीक है, तो 3 पॉइंट याद रखना। आंटी अलर्ट, क्योंकि आंटी अलर्ट तो आंटी का क्वेश्चनिंग माइंड, फिर क्वेश्चनिंग माइंड के बाद भी आंटी मानी नहीं, शी वॉज डूइंग क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द एविडेंस। तो तीनों पॉइंट जब होंगे तभी आप इसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कहते हैं। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। फटाफट देखो क्या कहता है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज एन एटीट्यूड, 3 चीजें, अलर्ट, क्वेश्चनिंग माइंड एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंस। तीनों चीजें होंगी तो हम बोलेंगे एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है। इसका फायदा क्या है? ऑडिटर शैल प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, रिकॉग्नाइजिंग कि हो सकता है कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जिनकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। सर 4 चीजों को लेके आपने अलर्ट रहना है। पहली चीज, जो हमारा ऑडिट एविडेंस है दैट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग द अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बैंक का बैलेंस चेक करना था। बैंक का बैलेंस चेक करने के लिए आपको एंटिटी ने बैंक स्टेटमेंट दी। जो बैंक स्टेटमेंट थी उसमें बैलेंस आ रहा था 1000 रुपए। साथ ही साथ आपने बैंक से कंफर्मेशन भी मंगा ली। आपने बैंक से कंफर्मेशन ली, आपने बैंक को कॉल करा, आपने बैंक को मेल भेजा और मेल के थ्रू आपको यह पता चला ये बैलेंस 1000 रुपए का नहीं है, 800 रुपए का है। ओ, तो सर क्या यहां पे ऐसी फीलिंग आ रही है मैनेजमेंट ने पीडीएफ के साथ छेड़खानी करी है? जो हमारी मैनेजमेंट है उसने बैंक स्टेटमेंट की पीडीएफ के साथ छेड़खानी की? आंसर इज यस। तो अगर आपको कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑडिट एविडेंस मिल जाता है, यानी एक एविडेंस दूसरे एविडेंस से मेल नहीं खा रहा, तो क्या आप इसके ऊपर सवाल उठाएंगे? डेफिनेटली आप सवाल उठाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपके लिए अलर्ट रहने के लिए हो गई कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑडिट एविडेंस। ऑडिट सर, जहां कॉन्ट्राडिक्टिंग एविडेंस होगा हम क्या करेंगे? वी विल क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वी विल क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एंड जब आप क्वेश्चन करोगे तो मैनेजमेंट क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। Responses to the inquiries to be used as a audit evidence। अब एक बात बताओ, बैंक स्टेटमेंट बैंक कंफर्मेशन से एग्री नहीं करता, किसकी खुशबू आ रही है? फ्रॉड की या अच्छेपन की? सर फ्रॉड की खुशबू आ रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है वो है फ्रॉड। दीज कंडीशंस इंडिकेट अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। अब एक बात और बताओ, अगर किसी एंटिटी में फ्रॉड निकलेगा तो आपका काम बढ़ेगा या काम घटेगा? जल्दी से बताना चैट बॉक्स पे। अगर किसी एंटिटी में फ्रॉड निकलता है तो आपका काम बढ़ता है या घटता है? सारा लॉजिक का गेम है ऑडिट, सारा लॉजिक का गेम है। तुम्हारा पूरा दिमाग खुल जाएगा अगले 30 दिनों में, मजा आ जाएगा तुमको। जल्दी से बताओ, फ्रॉड से दिमाग खुलेगा, सॉरी फ्रॉड से जो आपका काम है वो बढ़ेगा या कम होगा? कम ऑन, बढ़ेगा, बढ़ेगा, पड़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो फ्रॉड करेगा मैनेजमेंट तभी तो ऑडिटर का काम बढ़ेगा। तो यही पॉइंट आपने याद रखना है। सर्कमस्टेंसेस विच सजेस्ट द नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर इन एडिशन, यानी अब आपका काम बढ़ेगा, देन दोज रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से तो आप काम करेंगे, बट साथ ही साथ आपका काम बढ़ता जाएगा। तो यही 4 चीजों को लेके आपने अलर्ट रहना है। सर अलर्ट कहां से शुरू हुआ था? एक ऑडिट एविडेंस दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट हुआ। क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्ट हुआ तो आपके मन में सवाल उठे, क्या ये एविडेंस सही है? क्या यहां पे फ्रॉड है? अगेन अगेन अगेन, वेरी वेरी गुड।
क्या ये एविडेंस सही है, क्या यहाँ पे फ्रॉड है? यानी आपने क्वेश्चन करी रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड द रिस्पॉन्सेज बाय द मैनेजमेंट, फिर आपको लगा यार यहाँ पे फ्रॉड है, और फ्रॉड की वजह से आपका काम बढ़ गया, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़े। एंड सर एक बात और बताओ, एक ये 3 पॉइंट और फिर मैं आपको टाइम देता हूं याद करने का। अगर मैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? यू आर रिड्यूसिंग द रिस्क। सर किसकी रिस्क रिड्यूस कर रहा हूं? दिल पे चोट लगने की। क्योंकि अगर कल को आप ऑडिट करके निकलो और आपको बाद में पता चले कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट छूट गई है आपसे, आपसे एक ऐसी गलती छूट गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आप पकड़ सकते थे अगर आप अलर्ट रहते, तो आपके दिल पे चोट लगती। अगर दिल पे चोट लगेगी तो क्या आवाज निकलेगी? सर आवाज निकलेगी उई। सर उई का क्या मतलब है? ओ ओ आई। ओ का मतलब है ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। एक ऑडिटर ऑडिट करने गया, जब वो लंच के लिए जा रहा था तभी उसको एक कैबिन से आवाज आई। पता है क्या आवाज आई? एक एम्प्लॉय अपने मैनेजर को बोल रहा था, मैं ना थोड़े से फेक बिल्स डालूंगा, अप्रूव कर देना। वो कहता कितने रुपए के फेक बिल्स डालोगे? उसने कहा 1 लाख रुपए के। कहता मैं अप्रूव कर दूंगा, 50% मेरा 50% तेरा, 50% मेरा 50% तेरा। तो क्या ये सुन के आपको एक अच्छी फीलिंग आ रही है या खराब फीलिंग आ रही है? जल्दी से बताओ। एज एन ऑडिटर कैसी फीलिंग आ रही है अबाउट द कंट्रोल इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? क्या इस ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट फ्रॉड वाला इन्वायरमेंट है या अच्छा इन्वायरमेंट है? सर फ्रॉड वाला इन्वायरमेंट है। तो क्योंकि आप अलर्ट थे, क्योंकि आप चलते हुए अलर्ट थे, आपके दिमाग में किसी की कहानियां नहीं चल रही थी, आपके दिमाग में इंस्टाग्राम की रील्स नहीं चल रही थी, आपका दिमाग चौकन्ना था, अलर्ट था, इसलिए आपने वो चीज सुन ली। तो बेसिकली यू वर अलर्ट टू अनयूजुअल सर्कमस्टेंस। सेकेंड केस, ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्रॉइंग द कंक्लूजंस फ्रॉम द ऑडिट ऑब्जर्वेशन। आपको तो लग रहा था इंटरनल कंट्रोल्स बड़े अच्छे हैं, आपको लग रहा था इनके प्रोसेसेस बेस्ट है, बट इसी बात को जो मैंने आपको बताई कि एक एम्प्लॉय और मैनेजर मिलकर फ्रॉड कर रहे हैं, क्या अब आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा? विल योर कंक्लूजन अबाउट द एंटिटी चेंज? आंसर इज यस। आपका एंटिटी को लेके अब परसेप्शन बदल जाएगा, अब आपका एंटिटी को लेके परसेप्शन बदल जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट इज using inappropriate assumptions in determining the nature, timing and extent of audit procedures and evaluating the results thereof। अगर एंटिटी में फ्रॉड है, आपने खुद बताया एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। तो अगर आपने फ्रॉड पकड़ ही लिया है तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करो, कम ऑडिट प्रोसीजर से आपका काम नहीं चलेगा। जस्ट फॉर योर ईज ऑफ रेफरेंस आप बस उई याद रख के चलना। सर उई का क्या मतलब है? ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। ये बड़ा अनयूजुअल था ना कि एक एम्प्लॉय और एक मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, इन एप्रोप्रिएट, सॉरी सेकेंड पॉइंट इज ओवर जनरलाइजिंग, over generalizing when drawing the conclusions about something, and last point is inappropriate assumptions in deciding the nature, timing and extent of audit procedure। अब कम प्रोसीजर नहीं, आपको नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो यही पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। फटाफट 3 मिनट लो। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन, किन 4 चीजों को लेके अलर्ट रहना है, क्या रिस्क रिड्यूस होगी, ये पॉइंट्स आपने अभी याद करके मुझे बताने। देखते कौन सा बच्चा फर्स्ट आता है। जिस तरीके से मैंने पढ़ाया उसी तरीके से, उसी फ्लो में आपने इनको भी रिवाइज करना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शुरू हो जाओ गुरु, शुरू हो जाओ। कम ऑन बी फास्ट, अच्छे से करो इसको।
डन 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 डन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ सर। इसके नीचे भी ना छोटी छोटी बातें लिखी हैं, एक बार फटाफट इनको रीड करते हैं। It also includes consideration of the sufficiency and appropriateness of audit evidence, ठीक है, in the light of circumstances. For example, अगर fraud risk factors exist करते हैं and a single document of a nature that is susceptible to fraud is the sole supporting evidence for a material financial statement amount, तो फिर क्या मैं इस पे रिलाय कर पाऊंगा? द आंसर इज नो। देखो क्या कह रहा है, क्या आपका ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट है या एप्रोप्रिएट है, ये भी आपने देख के चलना पड़ेगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के केस में। अगर आपको लग रहा है फ्रॉड का माहौल है, एक ही ऑडिट एविडेंस है और उसमें भी चांसेस है कि वो भी फ्रॉड से बना हुआ है, तो क्या आप उस ऑडिट एविडेंस पे रिलाय कर पाओगे? द आंसर इज नो। सर कैसे रिलाय कर पाएंगे ऐसे ऑडिट एविडेंस पे जो इकलौता ऑडिट एविडेंस है और उसी बंदे ने उस एविडेंस पे काम किया जो खुद फ्रॉड करता है? सो इफ देयर इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, दैट इज ऑल्सो सक्सेप्टेबल टू फ्रॉड, सक्सेप्टेबल यानी चांसेस है कि उसमें भी फ्रॉड हुआ है, तो फिर उस केस में, तो फिर इस केस में आपने यहां पे ध्यान से काम करना पड़ेगा। सेकंड केस, हर डॉक्यूमेंट पे शक करना है क्या? हर रिकॉर्ड पे शक करना है? नहीं। आप एक्सेप्ट कर सकते हो रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स को एज जेन्युइन अनलेस रीजन टू बिलीव कॉन्ट्ररी। रीजन टू बिलीव कॉन्ट्ररी यानी जब तक आपको फ्रॉड की खुशबू नहीं आ रही, आप सब कुछ जेन्युइन जेन्युइन मान के चलो। थर्ड केस, you should consider the reliability of information to be used at audit evidence. क्या आप उस इंफॉर्मेशन पे रिलाय कर सकते हैं? फोर्थ, अगर आपको लग रहा है नहीं रिलाय कर सकते, कहीं ना कहीं देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, जहां जहां ऑडिट में आपको फ्रॉड की खुशबू आएगी, अभी आपने क्या किया था? एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। इसी पॉइंट को याद रखना, जहां जहां आपको लग रहा है डाउट है या फिर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड है, उस डाउट को आप रिजॉल्व करोगे। You will investigate further and determine what modifications and additions to the audit procedures is required to resolve the doubt. अगर आपको डाउट होता है तो आप मेरे से पूछते हो ना, रिजॉल्व करवाते हो मेरे से, एडिशनल एफर्ट मारते हो। इसी तरह अगर ऑडिट में ऑडिट करते हुए, इसी तरह ऑडिट में ऑडिट करते हुए आपको कोई डाउट आता है तो आप एडिशनल प्रोसीजर्स करेंगे। क्यों? टू रिजॉल्व द डाउट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको लगता है पिछली बार जब आपने ऑडिट किया मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी अच्छे लोग थे, तो उस एक्सपीरियंस को डिसरिगार्ड मत करना, ठीक है सर, उस एक्सपीरियंस को भूल मत जाना। नेवरदलेस मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी अच्छे हैं, क्या इसका यह मतलब है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज नहीं करेंगे? सोच के बताओ। मैं कहता हूं टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट अच्छे हैं, क्या इसका यह मतलब है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज नहीं करेंगे? व्हाट डू यू फील? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, भले ही वो अच्छे लोग? आपका दिल क्या कहता है? कम ऑन, करना चाहिए। वेरी वेरी गुड। सो ऑडिटर शुड एक्सरसाइज, ऑडिटर शुड एक्सरसाइज क्या? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो यही बात यहां लिख रखी है। नेवरदलेस मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी आर ऑनेस्ट एंड हैव इंटीग्रिटी डजंट रिलीव द ऑडिटर टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अब कई बच्चों के दिमाग में एक सवाल आया होगा, सर क्या ये टीसीडब्ल्यूजी कौन है? ये टीसीडब्ल्यूजी कौन है? हमने पापा जी सुन रखा है, मम्मी जी सुन रखा है, ताऊ जी सुन रखा है, चाचा जी सुन रखा है, ये टीसीडब्ल्यूजी कौन है? आओ मैं आपको टीसीडब्ल्यूजी की डेफिनेशन दिखाऊं। आओ मैं आपको टीसीडब्ल्यूजी की डेफिनेशन दिखाऊं। टीसीडब्ल्यूजी माने दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, यानी अल्टीमेटली जो एंटिटी की बागडोर है, जो एंटिटी का कंट्रोल है, इन्हीं लोगों के पास है। ये है कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ये है कंपनी के चेयरमैन, ये है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी ये वो लोग हैं जो टॉप पे बैठे हैं। ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाते, ये इंश्योर करते हैं कि एंटिटी सही डायरेक्शन में जा रही है। अगर कल को ऑडिट करते हुए आपकी मैनेजमेंट को लेकर कोई भी कंप्लेंट है तो आप इनको अप्रोच कर सकते हो। तो टीसीडब्ल्यूजी मींस अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन इन केस ऑफ अ कॉर्पोरेट ट्रस्टी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग। ओवरसीइंग यानी ऊपर बैठे हुए हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, ऊपर बैठ के देख रहे हैं कि एंटिटी का स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ठीक है। स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन मतलब एंटिटी क्या प्रोडक्ट्स बनाएगी,
एंटिटी क्या सर्विसेज ऑफर करेगी, किस प्राइस पे करेगी, किस तरह से अपने रिसोर्सेज लाएगी, ये सारी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस यही लोग लेते हैं। एंड इनकी लाइबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। ये लोग ठीक से काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा सुरेश ने, दीज आर द की मैनेजेरियल पर्संस ऑफ द एंटिटी। आप इनको केएमपीज भी कह सकते हो, जैसे कि सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, बेसिकली द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द कंपनी। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। तो इनका काम क्या है? ओवरसी करना। सर ओवरसी क्या करते हैं? स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। दो कीवर्ड्स याद रखना, ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग द अकाउंटेबिलिटी। अगेन आंखें बंद करके वापस बताओ, पहला काम क्या था सर? ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी। किस दिशा में एंटिटी आगे बढ़ रही है, ये बैठ के ओवरसी करते हैं। एंड सेकंड केस, अगर एंटिटी ने कल को कोई गड़बड़ करी, किसका गला पकड़ेंगे? टीसीडब्ल्यूजी का। बिकॉज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने उठाई है एंटिटी की अकाउंटेबिलिटी की। अगर एंटिटी कुछ गलत एक्शन करती है, दीज पीपल आर अकाउंटेबल फॉर दैट। तो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में अगर गलत चली गई, किसको पकड़ोगे? टीसीडब्ल्यूजी को पकड़ेंगे। क्या टीसीडब्ल्यूजी का पॉइंट क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्या दोनों बातें दिमाग में गई? ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, सेकंड पॉइंट ऑब्लिगेशन फॉर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एंटिटी। ठीक है, अगर मैनेजमेंट की कोई कंप्लेंट होगी तो किसके पास जाएंगे? टीसीडब्ल्यूजी के पास जाएंगे। ये दो छोटी बातें बस ध्यान में रखनी है, आपका पूरा ऑडिट स्मूथली बटरली हो जाएगा। फटाफट बताओ, क्लियर है ये बात? ऑल गुड? यस सर। ठीक है, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आई होप आप सबको क्लियर है। अब एक बात और बताओ, चलो मैं आपसे पूछ ही लेता हूं, अब तो हमारी दोस्ती हो गई है ना। किस किस बच्चे को अभी हैवी लग रहा है? जल्दी से बताना। या आपको लग रहा है सर अभी स्मूथली चल रहा है, अभी हम 15-20 मिनट और पढ़ सकते हैं? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू, बिकॉज मेरे को तो लग रहा है मैं 10-15 मिनट, आधा घंटा और पढ़ा सकता हूं और मैं आपको और आगे ले जा सकता हूं। आप मुझे बताओ, फर्स्ट क्लास के हिसाब से क्या इतना काफी है या आप और पढ़ना चाहते हो? जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे, लेट मी नो। क्या लग रहा है? इजी लग रहा है? हाफ एन आवर और पढ़ लेते हैं। एक कह रहा है कंटिन्यू, एक कह रहा है सर हैवी। और पढ़ सकते हैं, स्मूथ है सर, आराम से चल रहा है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्लास है, 1 घंटे की हमने फर्स्ट सेशन रखा, 1 घंटे का हमने सेकंड सेशन रखा। आज के लिए आई थिंक इट्स इनफ, बट कल के लिए आप इसको रिवाइज करके आना। कल के लिए जो आज हमने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करके आना। देखो थोड़ा थोड़ा अपने को ना कवर करना पड़ेगा, फास्ट ट्रैक बैच है ये। आपने देखो बोला है मेरे को फास्ट ट्रैक बैच में आना था, तो मैंने आपको फास्ट ट्रैक बैच में ले लिया। आपको थोड़ा मेरे साथ फास्ट चलना पड़ेगा। हम इसी पेज पे जाएंगे, बट क्लास की ना थोड़ी ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी। अब जैसे हमने 1 घंटा पहले किया, 1 घंटा अभी किया, आधा घंटा मेरे हिसाब से और करना चाहिए। बट ठीक है, क्योंकि पहला दिन है, आई एम नॉट टेकिंग टू मच ऑफ योर टाइम। आज के लिए बस इतना ही। यूं ही आपने खुशी मन लगाकर पूरी चीजों को रिवाइज करना है। सर आज हमने क्या पढ़ा था? चलो एक बार ये तो कर लेते हैं, आज हमने पढ़ा क्या है? आज हमने क्या पढ़ा? इधर देखो। सबसे पहले सर हमने पढ़ा ऑडिट, इसकी डेफिनेशन कवर करी। ठीक है, ये आप आज रिवाइज करके आएंगे। सर ऑडिट की डेफिनेशन क्या थी? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसकी मत भूलना भाई, ठीक है? किसकी से याद आएगी सारी चीज? किसकी? ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? ऑफ द एंटिटी को खुला कर दो सर, खुला कर दो, यानी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड लीगल फॉर्म। क्यों की थी हमने ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। फिर हमने ऐसे 200 पढ़ा। सर ऐसे 200 का नाम क्या था? हम तो नाम भी नहीं याद। ऐसे 200 का नाम है उय्या कासा। सर OOIA, ये क्या बन गया? उय्या। सर कासा का क्या मतलब है? कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। उय्या कासा करके आप पूरा ऐसे 200 का नाम याद रख के आएंगे और घर पे एक बार 2 बार इसको लिख के भी देखेंगे। प्लस सर ये 200 है, याद रखना। 20 क्यों है? क्योंकि इसमें 2 बातों की बात करी है। पहले बोला है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव कैसे होंगे? जब आप अपना ऑडिट कंडक्ट करेंगे इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। उय्या कासा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। एंड ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कैसे होंगे? जब आप अपना ऑडिट कंडक्ट करेंगे। कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग।
इसमें हमने अभी तक बस इतनी सी बात पढ़ी, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। सर इंडिपेंडेंस का मतलब 5 प्रिंसिपल्स होते हैं जो कोई प्रोफेशनल में होने चाहिए, कोई प्रोफेशनल में होने चाहिए। बच्चे ने तो सारी चीजें लिख दी, सारी की सारी चीजें लिख दी। कोई प्रोफेशनल का क्या मतलब था? कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी। प्रोफेशनल का क्या मतलब था सर? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। अब इनके ऊपर ना थ्रेट्स आते हैं, बॉडी में भी थ्रेट्स आते हैं। उन थ्रेट्स को दूर कौन भुगाए? साफी। सर साफी का क्या मतलब था? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। इन सारे थ्रेट्स की आपने डेफिनेशन एकदम शानदार तरीके से रीड करनी है, रिकॉल करनी है, और इनके एग्जांपल्स भी आप कल अच्छे से करके आएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? समझ गए सर? इन थ्रेट से डील करने के लिए सेफगार्ड भी पढ़े थे, जिसमें कोई सेफगार्ड था नहीं। पहले कहता है ऑडिटर को सेफगार्ड अप्लाई करने चाहिए, ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमने कहा ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए? चाबी। चाबी का क्या मतलब था सर? की क्या थी? की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अयो मतलब इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो वो आपको याद हो गया जिंदगी भर के लिए, ठीक है सर। उसके बाद हमने डिस्कस किया, जब भी ऑडिट एक्सेप्ट करोगे चेक करो थ्रेट तो नहीं है। अगर थ्रेट है तो उसको एलिमिनेट करो या उसके लिए सेफगार्ड लगाओ। अगर हम सेफगार्ड नहीं लगा सकते तो ऑडिट को एक्सेप्ट करेंगे। सारे बच्चे जल्दी से मेरे को थम्स अप दो, सारे बच्चे जल्दी से मेरे को थम्स अप दो। अगर हम सेफगार्ड नहीं लगा सकते तो हम ऑडिट को एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टर्न द रेडियो ऑन। इट्स वेडनेसडे नाइट, आई एम वेटिंग ऑन। जल्दी से बताओ। डोंट एक्सेप्ट। कैसी कैसी बातें कर रहे हो सर, कैसी कैसी बातें कर रहे हो? अगर हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे थ्रेड्स को और हम सेफगार्ड अप्लाई नहीं कर पा रहे तो हम ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नालायक श्रुति और कौन कौन है ये नालायक? 3-4 नालायकों ने ये दिया है थम्स अप। तुम ना अपने कान पकड़ो, ठीक है? कान पकड़ो, कान खींचो, तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने कहा हम सेफगार्ड अप्लाई नहीं कर पा रहे, थ्रेट है, तो तुम कैसे थम्स अप दिए जा रहे हो? ठीक है, थम्स डाउन आएगा यहां पे। ठीक है, क्या कर रहे हो तुम लोग? थम्स अप दिए जा रहे हैं, नालायक। किस बात का थम्स अप? अब सर नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद हमने इंडिपेंडेंस के बाद हमने बोला कि हमको चाहिए रीजनेबल एश्योरेंस। सर रीजनेबल एश्योरेंस क्यों चाहिए? एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं? बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग की वजह से, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग की वजह से हम रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं। हम गारंटी नहीं दे सकते। सर इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या थी? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पहले तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी डाल दो कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट। बोलना जरा, जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट। तुम क्या कर रहे हो? बोल ही नहीं रहे, क्या फायदा? जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट, वेरी गुड, गॉट इट सर। दूसरा क्या होता है मैनेजमेंट की जजमेंट में? सर देयर इज अ एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, कुछ गारंटी के साथ नहीं कह सकते, ठीक है। सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर के ऊपर, खुद के ऊपर प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन है, मैनेजमेंट हो सकता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दे। सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि सर फ्रॉड है। एंड फ्रॉड क्या है? सोची समझी चाल। ये सवाल ना आपके टेस्ट में दूंगा मैं, और मैं गारंटी से कह सकता हूं आधे बच्चे फ्रॉड ही लिख देंगे और उसके आगे की बात नहीं लिखेंगे। फिर मैं नंबर काटूंगा और बोलेंगे सर आप और नंबर काटते हो। पूरी लाइन लिखनी है, फ्रॉड इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम। सर फ्रॉड को पकड़ लो ना, कैसे पकड़ ले? ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड रॉन्गडूइंग। क्या ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। फिर आपने बोलना है कि डीटीसी इज नॉट अ वैलिड बेसिस। जो हमारी डीटीसी बस है उसमें तो ऑडिटर को जाना ही पड़ेगा। डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट इज नॉट अ वैलिड बेसिस टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर। यू नीड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड द कॉस्ट। टाइम के साथ साथ इंफॉर्मेशन की वैल्यू घटती जाती है। तभी आपने दिसंबर की इंफॉर्मेशन को अगस्त से बेटर माना था। क्या ये बात एग्री करते हैं? हाँ सर। एंड लास्ट पॉइंट इज अदर इंफॉर्मेशन। जो हमारे अदर मैटर्स है जहां पे इनहेरेंट लिमिटेशंस का इंपैक्ट ज्यादा है, सर वो कौन कौन से मैटर्स है? पहले तो फ्रॉड, ऐसा वैसा फ्रॉड नहीं है, सीनियर मैनेजमेंट का फ्रॉड है। इंप्लॉय का फ्रॉड होता तो मैनेजमेंट पकड़ लेती, बट मैनेजमेंट का फ्रॉड कौन पकड़े? सीनियर मैनेजमेंट का फ्रॉड है, एंड दो लोग मिलकर फ्रॉड कर रहे हैं, दैट इज द कॉल्यूशन। तो फ्रॉड विच इन्वॉल्व सीनियर मैनेजमेंट एंड कॉल्यूशन। सर फ्रॉड किसके साथ? रिलेटेड पार्टी। सो डिस्क्लोजर ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन। अगर फ्रॉड करोगे इट इज अ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन एंड गोइंग कंसर्न की बैंड बच जाएगी, दैट इज फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशंस व्हिच कैन अफेक्ट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। सर अदर मैटर्स के साथ डील करने के लिए ना हमारे पास एक हथियार है,
उस हथियार का नाम क्या है? उस हथियार का एक ही नाम है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। दैट इज द एकता कपूर का सीरियल। अगर मैं एकता कपूर के सीरियल की बात करूं तो आंटी जी कैसी थी, कैसा एटीट्यूड था उनका? अलर्ट आंटी थी। वो आंटी अलर्ट थी, यानी अलर्ट टू द कंडीशंस व्हिच आर इंडिकेटिंग फ्रॉड। कहीं ना कहीं वो आंटी अलर्ट थी। क्योंकि वो अलर्ट थी तो अलर्ट थी टू, क्या बोल रहा सर, क्योंकि वो अलर्ट थी टू द सर्कमस्टेंसेस, उनका क्वेश्चनिंग माइंड था। उन्होंने सवाल पूछे ये लाल निशान किसका है, फिर जब उनसे आंसर मिला तो वो खुश नहीं हुई, उन्होंने उसकी क्रिटिकल असेसमेंट करी, चेक किया कि बंदे ने किया तो क्या किया। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स याद रखेंगे। क्या क्या पॉइंट्स थे? क्वेश्चनिंग माइंड, पहले तो अलर्ट थी तभी तो वो सवाल उठा पाई। अलर्ट, क्वेश्चनिंग माइंड, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द एविडेंस। सर अलर्ट किन किन चीजों को लेके होना है? सबसे पहले तो कॉन्फ्लिक्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जहां पे भी एक ऑडिट एविडेंस दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, वहां पे कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल उठेगा, कहीं ना कहीं यू विल हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड कि क्या मैं इस डॉक्यूमेंट पे रिलाय कर सकता हूं। सर किसकी खुशबू आती है जब ऐसे कॉन्ट्राडिक्टिंग एविडेंस मिलते हैं? किसकी खुशबू आती है, जल्दी से बताना। कम ऑन, तुमको भी खुशबू आ रही है नहीं आ रही है? मेरे को तो बड़ी खुशबू आ रही है कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑडिट एविडेंस से। जल्दी से बताओ किसकी खुशबू आ रही है कॉन्ट्राडिक्टिंग एविडेंस से? फ्रॉड। एंड फ्रॉड से हमारा काम कम हो जाता है। फ्रॉड से हमारा काम कम हो जाता है। वी नीड टू रिड्यूस अवर ऑडिट प्रोसीजर। समझ देना। फ्रॉड के केस में वी नीड टू रिड्यूस अवर ऑडिट प्रोसीजर। जल्दी से थम्स अप दो। नहीं सर, क्लास के एंड में कैसी कैसी बातें कर रहे हो? वी नीड टू प्रोवाइड एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, हमारा काम बढ़ जाता है। ठीक है, आई बात समझ? आई बात समझ। उसके बाद इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ, कहीं ना कहीं कुछ तो रिड्यूस होता है। देखो प्रोसीजर्स एडिशनल है, प्रोसीजर्स एडिशनल है, बट कुछ रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगी रिस्क ऑफ उई। सर उई का क्या मतलब था? ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग द कंक्लूजंस, एंड लास्ट पॉइंट इज inappropriate assumptions while deciding the nature, timing and extent of audit procedures। अब कहीं ना कहीं आप अपने ऑडिट प्रोसीजर्स ज्यादा करने वाले हैं। इसके बाद के जो पॉइंट्स थे प्लीज इनको बस रीड कर लेना। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द टुडे सेशन। जल्दी से बताओ कैसा लगा आज का सेशन, कैसा लगा आज का सेशन? दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कवर ऑल द ऑडिट। ठीक है, पहले चीजों को समझेंगे, फिर उनको याद करेंगे, मैं आपको टाइम दूंगा, फिर आपने घर पे जाके रिवाइज करना है। ऐसे हमारा पूरा का पूरा ऑडिट हम 30 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेंगे। फटाफट बताओ, हाउ वाज इट? मौज करा दी एकदम मस्त सर, मजा आ गया। ऑसम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यूं ही आपने खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ना है, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हैव एन ऑसम डे अहेड। हम है राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते।